जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करनी है ईरान के इसराइल पर हमले की। इस हमले की असल हकीकत क्या है और आगे क्या क्या हो सकता है। और बात करनी है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की। पाकिस्तानी मईशत किस खौफनाक बुरहान का शिकार है और हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस तरह आपस में लड़ रहे हैं और किस तरह मौजें कर रहे हैं। इन दो मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले दो तीन छोटे छोटे मौजू, दो तीन छोटे छोटे दिलचस्प मौजू। पहला, पंजाब हुकूमत जिसकी प्रधानमंत्री हैं मरीम नवाज साहबा, और अब तक मरीम नवाज साहबा ने दो ही काम किए। एक, नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल, मतलब टिकटॉक पे टिकटॉक बनाते जाओ, सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते जाओ, इजलासों की सदारत करते जाओ, वालिद साहब के नाम पर सब कुछ चलाते जाओ और वालिद साहब को हर इजलास में बिठाते जाओ। कोई बड़ा काम अभी तक सामने नहीं आया। गो के अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं। अभी आगे जाकर पता चलेगा कि आधा पाकिस्तान, बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और 11 मुल्कों से बड़ा 11वां बड़ा मुल्क, अगर दुनिया में रकबा और आबादी को कंसीडर किया जाए तो पंजाब 11वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। इस पंजाब में मरीम नवाज क्या कर पाएंगी, ये अभी वक्त तय करेगा। उनका कोई तजर्बा नहीं हुकूमत का। उनकी खुशनसीबी है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। उनकी खुशनसीबी है कि फार्म 47 पर उनकी हुकूमत बनी है। उनकी खुशनसीबी है कि ऊपर चाचा जानी है, नीचे भतीजी वो खुद हैं। और उनकी खुशनसीबी है कि नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग और आज की सारी ताकतें उनके साथ हैं। कल क्या दिन दिखाए ये अलहदा बात है। मरीम नवाज साहबा ने, पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए फ़ी रोटी कर दी। कभी ये लोग या दिमागों में कुछ नहीं है या करना कुछ नहीं चाहते या विजन ही इतना है। हमेशा नुमाइशी इकदामात, रोटी सस्ती रोटी पैकेज, पीली टैक्सी पैकेज, कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम और पता नहीं क्या क्या, लैपटॉप स्कीम, पता नहीं क्या क्या, अरबों रुपए झोंक देते हैं और हासिल वसूल कुछ नहीं, कोई मुस्तकिल हल नहीं। अब क्या किया है, हुक्मनामा जारी कर दिया कि रोटी की कीमत 16 रुपए होगी। रोटी की कीमत 20 रुपए है। अब नान बाई एसोसिएशन, खुशी की बात यह है कि नान बाई एसोसिएशन भी मौजूद है। नान बाई एसोसिएशन ने कहा है कि हमने रोटी की कीमत 20 रुपए उस वक्त रखी थी जब आटा 2200 रुपए फ़ी मन था। अब आटा 2800 रुपए फ़ी मन है और रोटी की कीमत हमने 20 रुपए ही रखी, हालांकि बिजली और गैस की कीमतें डबल हो चुकी। अब हुकूमत को तो चाहिए था कि आटा सस्ता करते, बिजली गैस हमारे लिए सस्ता करते, तो हम रोटी की कीमत भी कम कर देते। लेकिन बिजली और गैस की कीमतें डबल से डबल होती जा रही हैं, आटा महंगा होता जा रहा है, रोटी कैसे सस्ती दें। लिहाजा उन्होंने ये हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। अब इस पर पकड़ धकड़ होगी। सोशल मीडिया पे मरीम नवाज साहबा टिकटॉक बनाएंगी, कभी किसी तंदूर पर पहुंचेंगी कि रोटी कितने की मिल रही है, कभी किसी घर पहुंचेंगी। और बड़ी मज़े की बात है, घर के दरवाजे पे खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मैं अंदर आ सकती हूँ। पूरी सोशल मीडिया टीम उस घर के अंदर मौजूद होती है और पूरी इंतज़ामिया को पता होता है कि मरीम नवाज साहबा इस घर में है। इंतज़ामिया भी अंदर होती है, लेकिन मरीम नवाज साहबा दरवाजे पर खड़ी होकर कहती हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और अब तो अज़मा बुखारी साहबा फरमा चुकी हैं कि वो तो 6-7 हज़ार रुपये का सूट पहनती हैं, कहीं से भी ले लिया जाए, कहीं किसी दुकान पे भी उनको जाती हैं और वो सूट ख़रीद लेती हैं। ये गलत है कि वो महंगे कपड़े पहनती हैं, अब अंदाज़ा करें। हालांकि ये मैं कभी इस बात को डिस्कस नहीं करता कि किसी ने कितना मेकअप किया है, किसी ने कितने कपड़े पहने हैं, किसी ने कितनी कीमती ज्वेलरी पहनी है, कितनी कीमती घड़ी है, जूते किस ब्रांड के हैं और कितने कीमती हैं। ज़ाहिर है
अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा हुआ है। 25,000 कनाल का तो घर है जिसमें महल है, जिसमें वो रहती हैं। अज़मा बुखारी साहबा ये भी कह सकती हैं कि 10 मरले का घर है, उनका क्या है, कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन 25,000 कनाल का महल हो, नवाज शरीफ साहब की बेटी हों, वली अहद हो मुस्लिम लीग की, और सोने का चमचा लेकर बंदा पैदा हो और 6-7 हज़ार रुपये का सूट पहने। वैसे अज़मा बुखारी साहबा से दरख्वास्त है कि ये जो कपड़े मरीम नवाज़ साहबा पहन रही हैं, ये जिस दुकान से मिलते हैं 6-7 हज़ार का सूट, उस दुकान का हमें भी पता बता दें ताकि हम भी वहाँ से ख़रीद कर, गरीब आदमी भी ख़रीद कर अपने माँओं, बहनों, बेटियों को, बीवियों को वो कपड़े पहना सके। पता नहीं क्यों इतने दिन दिहाड़े चिट्टे झूठ बोले जाते हैं। खैर, 16 रुपए की रोटी की नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दी। अब इस पर अगले चंद दिन ड्रामा चलेगा। और ये भी बताता चलूँ कि बैरिस्टर गौर साहब ने जो अपोजिशन की 6 जमाती इत्तेहाद ने जो तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहरीक आइन चला रखी है, वैसे तो इस वक्त सिर्फ आइन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक की भी ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ अवाम तहरीक की भी ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, अवाम जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में घिरी हुई है, तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक की भी ज़रूरत है जो वो चला रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत तहरीक की भी ज़रूरत है, क्योंकि ना 76 सालों में कभी यहाँ असल जमहूरियत नहीं आई, जमहूरियत की असल जीम भी नहीं आई, बाकी तो छोड़ें। और जमहूरियत की तब तक जमहूरियत असल नहीं आ सकती जब तक ये मौजूदा सियासतदान मौजूद हैं। ये जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये हैं, इनके ना माइंड सेट, दिमागों में जमहूरियत है, ना ये खुद जमहूरी हैं, ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना इनके फ़ैसलों में जमहूरियत है। ये बादशाह हैं, ये बदतरीन सिविलियन आमर हैं। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत की भी ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत तहरीक की भी, तहफ़्फ़ुज़ रूल ऑफ लॉ तहरीक की भी ज़रूरत है। जिस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस मुल्क बना हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हकूक़ की भी ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ चादर चार दीवारी तहरीक की भी ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ जानो माल तहरीक की भी ज़रूरत है, और तहफ़्फ़ुज़ अदलिया तहरीक की भी ज़रूरत है। जज खुद कह रहे हैं, जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि हम भी गैर महफूज हैं, हमारे घर भी गैर महफूज हैं, और हमारे ख़ानदान भी गैर महफूज हैं। तो बैरिस्टर गौर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जमातों के साथ मिलकर, बाकी 5 जमातों के साथ मिलकर जो तहरीक चला रहे हैं, और उसमें उन्होंने फरमाया खिताब करते हुए कि इमरान खान को बहुत दफ़ा डील ऑफ़र की गई, मगर इमरान खान ने हर मर्तबा डील को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया और कहा कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, इसी मुल्क में जीऊँगा, इसी मुल्क में मरूंगा और आखिरी बाल तक खेलूंगा। पशीन और चमन से 6 जमाती इत्तेहाद की तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन शुरू हो चुकी है। कोहाट केपी में अगला जलसा, और उसके बाद पंजाब में, और उसके बाद पूरे मुल्क में, और फिर लॉन्ग मार्च। ये भी बताता चलूँ असल मौज़ूआत पर आने से पहले कि यूट्यूबर आदिल राजा, मेजर रिटायर आदिल राजा को 10,000 पाउंड जुर्माना किया है बरतानवी अदालत ने। पाकिस्तानी फ़ौज के एक हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर ने अगस्त 2022 में हत्के इज़्ज़त का मुकदमा किया था मेजर आदिल राजा पर, और इल्ज़ाम था कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने वो मन घड़त बातें की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुकदमा चला, मेजर आदिल राजा की सारी दरख्वास्तें मुस्तरद हुईं और मेजर आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को 10,000 पाउंड जुर्माना देने का हुक्म दिया है। ज़ाहिर है बरतानिया है, वहाँ मेजर आदिल राजा साहब अगली अदालत में या अपील करेंगे, जब अपील मुस्तरद होगी तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। यही खूबसूरती है उन मुल्कों की कि कोई भी इल्ज़ाम लगे, दूसरा फरीक अदालत जाए, और अगर इल्ज़ाम झूठा हो तो खा वो अगला फरीक बादशाह ही क्यों ना हो, वज़ीर ही क्यों ना हो, वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो,
अदालत बिला खौफ व धड़क उसके खिलाफ फैसला करती है और उसे मानना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो फिर दादा दादा मुकदमा करे और पोता भुगतता रहे, कोई ना फैसला होता है, ना आज तक किसी को कोई जुर्माना वगैरह में कोई एक आध अगर कोई मिसाल हो तो वो हो, वरना 6-6 साल, 10-10 साल, 16-16 साल मुकदमे चलते हैं। जो तो मेजर आदिल राजा अब 10,000 पाउंड देंगे ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को। अब आ जाइए वापस अपने दोनों असल मौज़ूआत पर। ईरान ने दावा किया, जो गुज़श्ता रात जो हमला हुआ उसके हवाले से ईरान ने दावा किया कि उन्होंने दमिश्क में, शाम के कैपिटल है दमिश्क में अपने सफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में गुज़श्ता रात गए 300 से ज़ायद मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे। इसराइल ने दावा किया कि इसराइल की हदूद में पहुंचने से कबल ही ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि इन मिसाइल हमलों में 40 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए, जबकि इसराइल ने दावा किया है कि सिर्फ एक बच्ची ज़ख्मी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने कहा है कि हमने अपना बदला ले लिया, अब मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि इसराइल ने कहा है कि अब हमारी बारी है, ईरान तैयार रहे। और अमेरिका, बाबा जो बाइडन, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा है कि हमारा सदर ऐसा है कि जो 2 जुमले, इतना बूढ़ा और नईफ और नज़ार है कि 2 जुमले इकट्ठे नहीं बोल सकता। वैसे ट्रंप साहब अपने सदर पर भी मैंने नज़र मारे और हमारे सदर पर भी नज़र मारे, आसिफ अली जरदारी साहब पर, जिनके बारे में 2019 में 18 बीमारियों वाले आसिफ अली जरदारी साहब को 2019 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने MRI करवा कर ये ऐलान किया था कि आसिफ अली जरदारी का दिमाग छोटा हो गया है। वो भी हमारे सदर हैं, तो हमारा सदर भी आपके सदर से कम नहीं। तो अमेरिका, बाबा जो बाइडन के अमेरिका ने कहा है कि वो इसराइल और ईरान के तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब ये तनाज़ा आगे बढ़ेगा, चांसेस हैं, क्योंकि इसराइल ने अब जवाबी कार्रवाई करनी है और फिर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान इस वक्त इकट्ठे हैं। इराक़ी सरजमीन भी इस्तेमाल हुई कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स में, शाम भी साथ है, हिजबुल्ला भी साथ है, हमास भी साथ है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जंग मज़ीद भी बढ़ सकती है अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो। लेकिन क्या अब इस ईरानी हमले पर 2 तबके हैं। पूरी दुनिया में 2 तरह की बातें हो रही हैं। कहीं तो मजाक उड़ाया जा रहा है ईरानी मिसाइल हमलों का, और एक अजीब मखौलिया प्रोग्राम चला हुआ है कि ये ईरान ने क्या किया, कैसे मिसाइल थे, कैसे ड्रोन्स थे जो पहले इसराइल ने गिरा दिए। कुछ कह रहे हैं कि ये ईरान ने फेस सेविंग की और ये बेमकसद और लायानी किस्म का एक रद्द अमल था या हमला था ईरान का। और ये कुछ कह रहे हैं कि ये ईरानी हुकूमत ने अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए एक फॉर्मेलिटी या एक रस्मी कार्रवाई पूरी की, कि क्योंकि ईरानी हुकूमत अपनी कौम के सामने प्रेशर में थी, दबाव में थी कि दमिश्क में हमारे सफारतखाने पर हमला हुआ है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो उसके लिए उस हवाले से इन्होंने एक बेमकसद सी कोशिश की और कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये ईरान का, और ईरान इसमें शामिल है, कि ये हमारा मुंह तोड़ जवाब है और ईरान ने पैगाम दे दिया है कि वो जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब ये लायानी बेमकसद कार्रवाई हो या मुंह तोड़ जवाब हो, इस बहस में पड़े बगैर ये तो मानना पड़ेगा कि इस हमले की या इस ड्रोन्स अटैक की या इन मिसाइल ड्रोन अटैक की अगर कोई भी नुकसान, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ इसराइल का, फिर भी अलामती तौर पर इसकी एक वैल्यू है। इसलिए है कि 56-57 इस्लामी मुल्क हैं और 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। 60% के वसाइल के मालिक ये मुसलमान मुल्क हैं। और जो कुछ 7 महीनों में फ़लस्तीन के साथ हो चुका है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और किसी को इतनी जुर्रत भी नहीं हुई
कि वो अलामती तौर पर इस तरह की कोई कार्रवाई कर ले। मैं कहता हूं और कुछ भी ना होता, सिर्फ 56-57 मुल्क, 1.5 अरब मुसलमान, सिर्फ इसराइल और अमेरिका का सफारती और तिजारती बाइकआउट कर देते तो अब तक ये जंग रुक चुकी होती, अब तक फ़लस्तीनियों की सुनी जा चुकी होती। ये इतना भी ना कर सके कि सफारती और तिजारती बाइकआउट ही कर देते। और एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये किसी मुसलमान मुल्क की नहीं है, और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। और वो ये रिपोर्ट बताती है कि इसराइल एक नस्ल कुश रियासत है, या नस्ल कुशी की तरफ, वो जो नस्ल कुशी जिस तरह हिटलर ने की यहूदियों की, इस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों की कर रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक जबरन ज़मीन और वसाइल पर कब्ज़ा किया इसराइल ने। यह रिपोर्ट बता रही है अक़वाम मुत्तहिदा की। जबरन सकाफ़त और तहज़ीब ख़त्म कर दी है इस फ़लस्तीनियों की, जबरन लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया है। औसतन ये रिपोर्ट बता रही है अक़वाम मुत्तहिदा की, औसतन 250 से ज़ायद लोग रोज़ाना मारे जा रहे हैं, और जिनमें से 109 बच्चे होते हैं। जो 250 मरते हैं या शहीद होते हैं उनमें से 109 बच्चे होते हैं। 125 साफ़ी अब तक इसराइल मार चुका है, 340 डॉक्टर मार चुका है। अब तक गज़ा का 4% तिब्बी अमला हलाक हो चुका है, 70% तिब्बी सहूलतें तबाह हो चुकी हैं गज़ा में, 70% मवासलाती निज़ाम तबाह हो चुका है, 70% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 60% तालीमी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 208 मसाजिद और चर्च तबाह हो चुके हैं। नाकाबंदी और से जो भूख फैल रही है उसकी वजह से 10 फ़लस्तीनी रोज़ाना जाँ भाग हो रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो 25% आबादी जो अब बच गए हैं गज़ा के लाखों लोग, उनमें से 25% भूख की वजह से मौत के मुंह में उतर जाएंगे। 10,000 गिरफ्तार भी किए हैं इसराइल ने। आज जंग बंद हो जाए तो 18 अरब डॉलर चाहिए गज़ा में इंसान को रहने के लिए, इतना कुछ तबाह हो गया है। और 50,000 हामला ख़वातीन और 20,000 नौमौलूद बच्चे इस वक्त भी मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं। ना साफ पानी है, ना खुराक है, ना तिब्बी सहूलतें हैं। तो ये हामला ख़वातीन क्या करेंगी, ये बच्चे क्या करेंगे। 20 लाख लोग खुले आसमान तले पड़े हैं। अब तक 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, लाख से ज़्यादा माजूर हो चुके हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर एहलकार फ्रांसिस्का एल्बानीज़ की रिपोर्ट है। एक महीने में 25,000 टन बारूद बरसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं। एक महीने में, इस अगर 7 महीनों का हिसाब किया जाए तो एक महीने में 25,000 टन बारूद बरसाया है इसराइल ने। और इस बारूद से जो मजमूई हलाकत है वो जापान पर गिराए जाने वाले 2 एटम बम्बों से ज़्यादा है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे अमेरिका ने। अब तक 1.5 लाख टन बारूद बरसाया गया है। 12 हिरोशिमा बम्बों के मुसावी बारूद बरसाया गया है। गज़ा का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बाकी 20% नकारा हो चुका है। 42% बमबारी इसराइल ने अपने जो तय करदा सेफ जोन थे उन पर की। और सेफ जोन वो हैं कि जब इसराइल कहता है कि अब आबादी कहता है कि इस जगह से निकल के आप वहाँ चले जाएं, और वहाँ जो चले जाएंगे उन पर हमला नहीं होगा। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं, खुराक की लाइन में खड़े होते हैं या कैंपों में होते हैं, तो उन जो सेफ जोन है उन पर बमबारी इसराइल करता है कि हमें खदशा है कि यहाँ हमास के लोग छुपे हुए हैं। तो 42% बमबारी उन सेफ जोन पे हुई है। और ये सब कुछ 7 महीनों में होता रहा। 56 इस्लामी मुल्क, 1.5 अरब मुसलमान सिर्फ अबाबीलों का इंतज़ार करते रहे कि अल्लाह ताला ऊपर से अबाबीलें भेजेगा, वो कंकर मारेंगे और इसराइल तबाह हो जाएगा। सिर्फ मस्जिदों में हाथ खड़े करके आहुजारियाँ करते रहे। सिर्फ मुलाकातें, हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं मुल्कों के, वो मुलाकातें आनियाँ जानियाँ, उसने उसको फ़ोन किया, उसने उसको फ़ोन किया, उसने वो उससे मिला, वो उससे मिला, उसने हल्की ढोलकी पे वो धमकी दी, उसने वो धमकी दी। इन्हीं चक्करों में पड़े रहे। क्यों अल्लाह अबाबीलें भेजेगा? 1.5 अरब मुसलमान हो, क्यों अल्लाह आपकी मदद करेगा? आप उठे हैं, आप खड़े हुए हैं,
आपसे, आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए आपने कुछ किया है अमली तौर पर? अगर आपने कुछ नहीं किया तो अल्लाह आपकी क्यों मदद करेगा? अल्लाह तो कुरान में फरमा चुका है कि उस कौम की कभी हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह तो कह चुका है कि जैसा अमल होगा वैसा उसका अजर होगा। अल्लाह ने आपको रोका हुआ था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की ना करें। अल्लाह ने आपको रोका हुआ था कि अपने फ़लस्तीन की मदद ना करें। इतने वसाइल, इतनी तादाद मुसलमानों की, इतने मुल्क और अबाबीलों का इंतज़ार। तो कम अज़ कम ईरान के इस हमले की, ये नाकाम हुआ है, ये मखौलिया हमला था, ये असली हमला था, ये मुंह तोड़ जवाब था, या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी? एक अलामती वैल्यू तो है ना, कुछ तो किया ना ईरान ने। बाकी हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये 55 मुल्क बहनों का इकलौता भाई ईरान है। मतलब एक ही मर्द निकला, बाकी सारी तो बहनें निकली। ये छुई मुई चूड़ियाँ पहन के बैठी मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्लिम ममालिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरब मुल्क इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरब लीग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, OIC इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फ़लस्तीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वापस आते हैं जी इस दुख भरे मौजू से, अपने दुखों पर और मुआशी सूरत हाल पर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट दी है। वो पाकिस्तान जिसमें नफ़रत और तकसीम घर घर है, वो पाकिस्तान जो बदतरीन सियासी बुरान का शिकार है, वो पाकिस्तान जिसमें दहशतगर्दी की नई लहर भी है, वो पाकिस्तान जिसमें अब इदारे आपस में लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान जिसमें सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने की रवादार नहीं, वो पाकिस्तान जिसमें जाली झूठे मन घड़त मुकदमों, पर्चों, जेलों, हवालातों, हथकड़ियों की बहार आई हुई है, वो पाकिस्तान जिसके बड़ों की अनाएं, ज़िद्दें, झगड़े इस मुल्क से बड़े हो चुके हैं, और वो पाकिस्तान जिसके बड़ों में 90% बोने हैं, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठा दिए गए हैं, जिनके दिमाग खाली हैं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, और कोई ऐसा प्लान मंसूबा नहीं कि इन बुरानों से निकले। उस पाकिस्तान के बारे में आलमी बैंक जो कह रहा है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान को अगले 5 सालों के लिए 120 अरब डॉलर चाहिए। ये 120 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? ये ठीक है और ये अच्छी खबर है कि फ़ौजी क़यादत की कोशिशों से 16 अप्रैल को सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान। सऊदी अरब का वफ़द आ रहा है वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान की क़यादत में। 16 अप्रैल को 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। ये 7 अरब डॉलर हैं। 7-8 अरब डॉलर हम IMF से मांगने जा रहे हैं। 15 अरब डॉलर कर लें, समझ लें कि IMF ने भी दे दिए, सऊदी सारी भी आ गई, UAE की भी आ जाएगी, कतर की भी आ जाएगी, चीन की भी आ जाएगी। ये सरमायाकारी है। पहले हमें लोग हमारी मदद करते थे, मुल्क इस तरह का था ना, इज्जत थी 2 टके की हमारी मुसलमान मुल्क हमारी मदद करते थे। फिर हमें ग्रांटें मिलने लगी, फिर हमें कर्जा मिलने लगा, फिर सूद पर कर्जा मिलने लगा। अब कर्जा भी कोई नहीं देता, सूद पर कर्जा। हमारे स्टेट बैंक में जो पैसे पड़े ना UAE सऊदी अरब के, वो सूद पर हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब कर्जे के लिए भी भाई हमारे पास ना आया करो, हर मरतबा पैसे लेने आ जाते। अब सरमायाकारी करेंगे, ये आखिरी मरहला है। अब दुआ करें कि वो जो सरमायाकारी आती है वो इधर वन विंडो उसका हो और वो सरमायाकार महफूज हों, वरना हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी की लहर है और जो ब्यूरोक्रेसी का फीता है और जो करप्शन, हड़प्शन, कमीशन है, सरमायाकार आते हैं, पाकिस्तानी अपने आते हैं बाहर के मुल्क से इधर कुछ लगाने की कोशिश करने के लिए। अगर हम कोई इस तरह का माहौल बना दें कि वन विंडो ऑपरेशन कर दें और बाहर के आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, तो अपने पाकिस्तानी इतने सरमायाकारी ला सकते हैं कि इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है। लेकिन हमने उनकी ज़मीनों पर इधर ओवरसीज़ के कब्ज़े किए हैं, उनके घरों पर कब्ज़े किए हैं। कोई पैसा लेके आए तो उसको इस तरह चारों तरफ से महकमे घेरते हैं कि वो वापस भाग जाता है। और ऊपर से हमने उनको वोट, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की से महरूम किया हो, क्योंकि ये इमरान खान के हामी हैं कि इमरान खान ने मुल्क के अंदर इतने वोट लिए कि आप तबाह बर्बाद हो गए, वो भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो उन अपने पाकिस्तानियों की कोई कदर नहीं। और फिर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी अपनी औलादों की जायदादें बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं।
तो पहले अपने हुक्मरानों की अपनी औलादों के जायदादें और अपने हुक्मरान अपनी जायदादें यहाँ लाएं, अपनी औलादों के कारोबार यहाँ लाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना अच्छा माहौल दें कि वो यहाँ सरमायाकारी करें। उसके बाद देखिएगा एक लंबी लाइन लग जाएगी गैर मुल्की सरमायाकारों की। जब हमारे हुक्मरानों की अपनी औलादें इधर कारोबार नहीं कर रही, हमारे पाकिस्तानी इधर से कारोबार उठा उठा के बाहर ले जा रहे हैं, तो बाहर से कौन आएगा। खैर, आलमी बैंक की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को अगले 5 सालों में 120 अरब डॉलर की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पास, रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान के पास कर्जा लौटाने के लिए जितने पैसे चाहिए अगली किस्त, वो पैसे नहीं है। और पाकिस्तान एशिया का, रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क है, जबकि तरक्की में एशिया का, मैं सिर्फ एशिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की दुनिया की नहीं, महंगाई में एशिया के मुल्कों में नंबर 1, तरक्की में एशियाई मुल्कों में आखिरी नंबर पर। और गैस बिजली के गर्दिशी कर्जे, जो गैस और बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं जो हुकूमत ने अब देने होते हैं, वो सालाना टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान को ज़िंदगी के मुसलसल बुरान से 2-4 मुल्क करार दिया है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि गुजरे 7 सालों में हमारी स्टॉक एक्सचेंज से 70 अरब डॉलर निकल चुके हैं। यानी अगर 100 अरब डॉलर थे तो अब सिर्फ 30 अरब डॉलर की स्टॉक एक्सचेंज की मालियत है। और ये भी हमारी कुल जीडीपी 340 अरब डॉलर है। अपनी औकात देखिए, हमारी कुल जीडीपी, कुल मुआशी हुजम 340 अरब डॉलर है। और इंडिया का अकेला मुकेश अंबानी हमारी कुल जीडीपी का 40% उसके पास है, उसकी दौलत है। ये है हमारी औकात। एक इंडियन बिजनेसमैन हमारी कुल मुआशी हुजम का 40% उसका, यानी इतनी दौलत उसके पास है। और हम दावे हमारे सुनने, लाल किले पे झंडे लहराने हैं। अच्छा, और फिर ये रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान 142 मुल्कों में 130वें नंबर पर है। ये भी सरमायाकारी में ज़ाहिर है, जहाँ रूल ऑफ लॉ की ये हालत होगी वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान 142वें नंबर मुल्कों में से 140वें नंबर पर है। इंसानी तरक्की में हम 164वें नंबर पर हैं, और हम हेटी और जिम्बाब्वे से भी पीछे हैं। 9 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। 25 करोड़ में से 1 करोड़ मज़ीद गुर्बत की लकीर के नीचे आने वाला, मतलब फिर 10 करोड़ 80 लाख हो जाएंगे। मज़दूर की दिहाड़ी यहाँ 5% बढ़ी, जबकि महंगाई 50% बढ़ चुकी है। और हमारी हालत देखिए कि ये जो साल चल रहा है ना, इस साल में अभी अप्रैल है, इस जो जून से लेकर, पिछले जून से लेकर अप्रैल तक 1 अरब 14 करोड़ 84 लाख डॉलर के मोबाइल फ़ोन्स बाहर से मंगवाए गए हैं। इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपना ही मोबाइल फ़ोन बना लें। इंडिया देख लें, उनके मोबाइल फ़ोन अपने, उनकी गाड़ियाँ अपनी, उनका सोलर सिस्टम अपना, उनका ज़राअत अपनी। ईरान देख लें, उनकी 90% चीज़ें अपनी हैं। हमने 1.25 अरब डॉलर के सिर्फ जून से लेकर अप्रैल तक मोबाइल फ़ोन बाहर से मंगवा लिए हैं। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, होश के नाखन लो, आप मुसलसल बुरान, ज़िंदगी के बुरानों वाला मुल्क हो। वो मुल्क मुसलसल ज़िंदगी के बुरानों वाला मुल्क उसे कहते हैं जहाँ ग़ज़ाई किल्लत भी है, जहाँ साफ़ पानी भी नहीं है, जहाँ जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, जहाँ इंसानी हकूक़ भी नहीं है, जहाँ चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, जहाँ रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। इसके बावजूद देखो हमारी चुदराहटें और हमारे करतूत। अब दिल अपने पत्थर रख कर, दिल से बार बार यही नारा मारता हूँ, अल्लाह करे ये नारा सच्चा साबित हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।